मैं यही कहता हूँ कि मैटलैब कोई एक दिन सीखने की चीज नहीं है, एक महीने में, 1.5 महीने में सीखने की चीज नहीं है। मैटलैब एक बहुत बड़ी चीज है, ठीक है ना। मैटलैब बहुत बड़ी चीज है, और इसे जितना टाइम आप देंगे उतना आप इसके साथ कह सकते हैं कंफर्टेबल होते जाएंगे, ठीक है ना। और ये आपने अभी भी फील किया होगा, अभी आपने इसे कम टाइम दिया होगा तो आपको इसमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया होगा। अगर आपने ज्यादा टाइम दिया होगा उतने ज्यादा आप कॉन्फिडेंट होंगे, ठीक है ना। मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कह रहा हूँ। तो मैंने भी एक्चुअल में जो मैटलैब पे काम शुरू किया था वो मैंने 2004 में काम शुरू किया था, ठीक है ना। मैटलैब पर मैं अब से काम नहीं कर रहा हूँ, मैं मैटलैब पर जो मैंने स्टार्ट किया था इसे 2004 में काम करना शुरू किया था। और शौक शौक में एक शौक होता था, क्या था कि इसे हम कैलकुलेटर की तरह यूज करते थे मैटलैब को। तो उस समय ये मैटलैब का जो वर्जन था वो 2005 वर्जन मैंने स्टार्ट किया था, 2005 वो वर्जन था, ठीक है। तो ज्यादा साइज नहीं होता था उसका, 400-500 MB इस तरीके से था मुश्किल से। तो उसे हम डाउनलोड करके और उसमें हम जो अपने मैथमेटिक्स के जो बीटेक के, उस समय एक्चुअली हम बीटेक में थे, तो उसके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया करते थे, मैथमेटिक्स के आंसर चेक कर लिए, ठीक है। और बड़ा अच्छा लगता था कि बड़ी अच्छी चीज है ये, इंटरेस्टिंग। हमारे आंसर सीधे हो जाते थे, जो भी चेक करने वाला काम, बाकी स्टेप्स तो इसमें आते नहीं है, बट हमारा आंसर चेक हो जाया करता था, कुछ भी करना था तो अच्छा लगता था कि हाँ ठीक है, हमने जो कुछ किया और ये इस तरीके से सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से हमारा इंटरेस्ट इसमें एक्चुअली बिल्डअप हुआ, ठीक है ना। उसके बाद मैंने 2006 में एक्चुअली बीटेक कंप्लीट किया यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। तो अपना प्रोजेक्ट भी मैंने इसी में बनाया, जो मेरा टाइटल था स्पीकर रिकॉग्निशन सिस्टम था, ठीक है ना। तो मैंने एक्चुअली मैटलैब में ही उस समय बनाया था और उसके लिए जीयूआई बनाया था, जीयूआई में चीजें कनेक्ट की थी उस तरीके से। तो एक सर थे वो एक्चुअली आईआईटी से, उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से पीएचडी किया है और करंटली वो एससीएल उसमें है, आपका आई थिंक एससीएल में नहीं है, टीसीएस में रिसर्च डिपार्टमेंट में ही है। तो उन्होंने एक्चुअली मेरे को मैटलैब सिखाया था, ठीक है ना। थोड़ा सा उन्होंने 1 हफ्ते मेरे को सिखाया था मैटलैब, उसके बाद फिर मेरे को मैटलैब कभी किसी ने नहीं सिखाया। तो सिखाने का सेंस यही था, सिर्फ सर ने एक इंटरेस्ट क्रिएट किया, मेरे को अच्छा सा लगा कि हाँ ये अच्छी सी चीज है। तो जब भी टेक में थोड़ा सा उन्होंने आइडिया दिया, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली क्रेडिट उनके लिए जाता है, तो उन्होंने एक मेरे को स्टार्टिंग दी। एक्चुअली उनका नाम डॉक्टर योगेश बिचपुरिया है, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को बताया, तो मैंने बीटेक का अपना प्रोजेक्ट उसमें किया। उसके बाद फिर उस समय ही मैंने मैथवर्क्स की साइट पर अपने आप को रजिस्टर कर लिया था, जो मैं अभी आपको मैंने बताया, जो मैथवर्क्स पर आपका अकाउंट होना चाहिए सब कुछ। तो उस समय मैथवर्क्स एक्चुअली बहुत पैसा खर्च किया करता था। तो उसने हमें 2007 में मैथवर्क्स का ही सेमिनार अटेंड करने के लिए होटल हयात रिजेसी न्यू दिल्ली वहां पर बुलाया उन्होंने, और मॉडल बेस्ड डिजाइन पर सेमिनार था पूरा, एकदम पूरे दिन का फुल पैक प्रोग्राम था, और लंच वगैरह सब बढ़िया फर्स्ट क्लास, आई थिंक 3 स्टार या 5 स्टार होटल है, अच्छा होटल है। वहां पर व्यवस्था की थी सब कुछ, तो हम गए, दिल्ली गए, वहां पर हमने ये सारा अटेंड किया प्रोग्राम। मॉडल बेस्ड डिजाइन सिमुलिंक उसी समय पर काफी ये लोग उसे प्रमोट कर रहे थे, ठीक है ना। बट आप उसमें कितना कब डाइव करते हैं, मेन ये होता है कि आप उस पर कम काम कर रहे हैं। तो मैं एक्चुअली क्या है कि मतलब उस समय मस्ती में काम किया करता था ओकेजनली, ठीक है ना। तो हमने जैसे 7-6, ठीक है, ऑब्वियसली जब 6 में मैंने अपने बीटेक का प्रोजेक्ट कर लिया तो मेरे को मैटलैब में काम करना आ गया था, आता था मेरे को काम करना, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर रहा था। उसके बाद फिर मैंने 2008 में अपने सर थे, उनका एमटेक का प्रोजेक्ट था, वो भी यूपीटीयू से एमटेक कर रहे थे, उनका प्रोजेक्ट हमने किया। और उसके बाद फिर हमने वो उसमें 2 रिसर्च पेपर पब्लिश किए थे, वो बीआईटी मेसरा, ठीक है ना। तो बिट्स मेसरा में वहाँ पर पेपर प्रेजेंट किए। उसके बाद फिर मैं 2009 में अपने जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उनका पीएचडी वर्क है, वो एमआईटीएस ग्वालियर से कर रहे थे। तो उनका मैंने पीएचडी का काम था, वो बहुत उसमें मैनुअल कैलकुलेशन किया करते थे, तो मैंने कहा ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, मैटलैब अपने पास ऐसे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वहां पर मैंने उन्हें थोड़ा सा बताया, कुछ फंक्शंस बना के उन्हें दिए, कुछ को काम उसमें कराया, तो बड़ा बढ़िया फास्ट उनका काम हो गया, अच्छा लगा उन्हें, ठीक है। उसके बाद फिर हमने पहला ऑफलाइन ट्रेनिंग था अपने डिपार्टमेंट में। फैकल्टी एक्चुअली जब न्यू ज्वाइनिंग होती है तो उन्हें छुट्टी नहीं मिलती है, तो वो लोग थोड़ा सा ऐसे परेशान से रहते थे। मैंने कहा चलो आपको मैटलैब सिखाते हैं। तो वहां पर मैंने पहला ऑफलाइन प्रोग्राम कराया, रियली उन लोगों ने बहुत एंजॉय किया। तो वहां से मेरे को लगा कि हाँ ठीक है यार, प्रोग्राम भी अपने को करना चाहिए। तो इंटरेस्ट तो बराबर था मेरा। फिर मैंने 2010 में अपना एमटेक का प्रोजेक्ट किया, वो मेरा नॉइस कैंसलेशन मैटलैब सिमलिंक, मैंने आपको दिखाया भी था उसमें सिमलिंक के दौरान। और उस पर बेस्ड मेरा ये एक लैम्बर्ट से बुक है एक्चुअली। हालांकि ये बुक जैसे भी उन्होंने पब्लिश किया, बट ये काम इतना था
इस काम पर बेस्ड एक्चुअली मैंने 3 लोगों को बाद में एमटेक कराया, ठीक है ना। तो ये आपका जो बुक है बेसिकली, ये आपका अमेजन और फ्लिपकार्ट सभी जगह पर अवेलेबल है, ये बुक है जो। तो बेसिकली ये रिसर्च बेस्ड जो भी हमने काम किया था उसी पर बेस्ड है, ठीक है ना। इस पर बेस्ड मैंने फिर एक बीआईटी मेस्टा का प्रोजेक्ट मैंने कराया, एमटेक का एक अमेठी का और एक आरजीपी भोपाल, 3 यूनिवर्सिटीज के मेरे काम पर बेस्ड मतलब लोगों को मैंने काम कराया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने 2011 में 15 डेज का एक नेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम किया, जिसमें 60 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था फ्रॉम डिफरेंट 15 कॉलेज स्टूडेंट। बहुत जबरदस्त ये प्रोग्राम आपका हुआ, ठीक है ना। और हम उस समय बहुत एक्चुअली चार्ज नहीं करते थे, अभी ऑनलाइन मोड में भी तब भी थोड़ा सा ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। उस समय सिर्फ हम मतलब, और समय की बात भी है ऑब्वियसली 10 ईयर बैक, ठीक है। तो उस समय वो अमाउंट भी उसके हिसाब से थी। तो वहां पर हम 1500 रुपये हमने अपने जो स्टूडेंट थे उनसे चार्ज करते थे। 15 दिन का प्रोग्राम, 1500 रुपये हमने चार्ज किया और 4 घंटे पूरा पढ़ाते थे एक दिन में, मतलब 60 आवर्स प्रोग्राम। और उसमें पूरा चाय नाश्ता भी रहता था और पूरा किट देना, बैग देना, ये सब देना, बहुत मतलब मजा आता था। मैं पढ़ाने का जब से शौक था तो बहुत एंजॉय करते थे। मतलब वहां पर कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं था कि अपने को ऐसा कुछ उसमें अर्न करना है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर 2012 में, तो हम आप देख रहे हैं कि ठीक है, कभी कुछ काम किया कभी कुछ काम किया, इसमें ही हम अपना मतलब एक मस्ती सा कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद फिर हमने एक एमटेक का थीसिस, एमटेक का हमने काफी थीसिस को मतलब गाइड किया। तो ये भी बिकॉज यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी से मैं रिलेट था, वहीं पर एक्चुअली जॉब कर रहा था, तो इस वजह से ज्यादातर आपको चीजें यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी से मिलेंगी। तो वहां पर भी इसमें एक हमने ईसीजी एनालिसिस को लेके काम कराया एमटेक का। उसके बाद फिर मैंने 2014 में एक ब्रेन ट्यूमर एक्सट्रैक्शन एमआरआई इमेजेस, ये इमेज प्रोसेसिंग का एक प्रोजेक्ट कराया था, ठीक है। उसके बाद फिर 2016 में मेटलैब का जो हमने ऑफलाइन ट्रेनिंग थे वो बंद कर दिए थे कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। तो फिर हमने अपना ये चैनल बेसिकली जो मैटलैब प्रोग्रामिंग के लिए बनाया, बिकॉज कुछ लोगों का ये कहना था कि हमें मैटलैब सीखना है सर, कैसे सिखाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, यूट्यूब के जरिए आजकल काफी चल रहा है, हम वीडियो बना के डाल देते हैं। तो हमने इस वजह से पूरी शिद्दत से वो वीडियो बनाया उस समय, ठीक है ना, कि नहीं हमारा सिखाने का ऑब्जेक्टिव था, कोई ऐसा सच कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था। लेकिन इससे बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आया, ठीक है ना। 2016 में हमने ये ऑनलाइन हमने ये किया। तो अगर व्यूज देखें तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ट्रेंड आप देख रहे हैं, तो ट्रेंड मतलब यहाँ से अगर एवरेज आप देखेंगे तो मतलब ठीक, बिकॉज अब मैं इसमें वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ठीक है ना, इसके लिए वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, जो भी रीजन है। तो उसकी वजह से क्या है कि ये ऑब्वियसली यहाँ पर ऐसे नहीं, अदरवाइज इसका जो स्लोप है अच्छा खासा होता, ठीक है ना, बिकॉज लोग रोजाना देख रहे हैं, अच्छा खासा देखते हैं, और व्यूज हैं अप्रोक्स 18 लाख हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोगों का जो वॉच आवर्स देखें, अगर टाइम देखें, व्यूज कुछ खास नहीं है, बट अगर टाइम देखें तो ये आपका 91,000 आवर्स, ये घंटे हैं, ठीक है ना। तो 91,000 घंटे से ज्यादा लोग देख चुके हैं, सुन चुके हैं जो वीडियोस हैं, ठीक है। तो व्यू टाइम बहुत ज्यादा है। तो और उसके बाद क्या है कि इसे मोर देन 100 कंट्रीज, ठीक है ना, 100 प्लस कंट्रीज में एक्चुअली लोग मेरे को देख रहे हैं अलग अलग जगह से। और बहुत सारे लोगों के इस तरीके से कमेंट्स भी आते हैं कि सर हम ये नहीं समझ पा रहे हैं आप कौन सी भाषा में पढ़ा रहे हो, लेकिन ये अच्छी बात है कि हम समझ पा रहे हैं कि आप क्या पढ़ा रहे हो ठीक है। इस तरीके से लोगों के कमेंट आते हैं, वी डोंट नो व्हाट लैंग्वेज यू आर यूजिंग, बट वट एवर यू आर एक्सप्लेनिंग वी आर गेटिंग अप टू 70%, ठीक है। इस तरीके से मैंने काफी कमेंट रिसीव किए, अच्छा लगता है कि लोगों को समझ में आ रहा है। उसके बाद जैसे ये चैनल हुआ, उसके बाद हमारी जो मैंने बताया आपको कि एक्चुअल में यूट्यूब का एक फायदा क्या है, आगे आप भी अगर कोई आप बिजनेस अपना ऐसा सेटअप करना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं, तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म इस हिसाब से है कि ये आपकी विजिबिलिटी सेट करता है, ठीक है ना। तो मैं जहां पर प्रोग्राम एक इंडिया लेवल पे कर रहा था, अपने जैसे चीजें कर रहा था, तो इससे एक फायदा ये मेरे को हुआ कि अब मैं ग्लोबलाइज हो गया, ठीक है ना। 2016 में जैसे ही हुआ तो 16 में स्टार्ट हुआ यहाँ पर 16 में, तो 16 से धीमे धीमे थोड़ा सा पॉपुलर होते हुए वो 17 में गया। तो 2017 में आप कह सकते हैं कि हम ग्लोबल मार्केट में एंटर कर गए, ठीक है ना। और 2018 में मैंने एक साउथ कोरिया में एक एमएस का प्रोजेक्ट कराया, ठीक है ना। और ये प्रोजेक्ट था आईओटी डिवाइसेस पे था, डीरैम प्रोग्रामेबल अनक्लोनेबल फंक्शन, सिक्योरिटी को लेके था बेसिकली, किस तरीके से हम जो हार्डवेयर हैं उन्हें सिक्योर कर सकते हैं, कुछ ऐसा था। उसे फिर IEEE में भी हमने पब्लिश कराया इस काम को। तो वहां से एक्चुअल में चीजें और बढ़ गई फिर बाहर,
बाहर की तरफ हमने कहा चलो ठीक है कराते हैं। उसके बाद फिर लोग हमें बाहर से मतलब अब तो मैं जूम से ये कर रहा हूँ, अब ये जूम पॉपुलर हो गया, बट मैं मतलब 18-19 से ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज कर रहा था, उसमें टीम व्यूअर यूज किया करता था उसके जरिए। तो हमने फिर ट्रेनिंग दिया इंडिविजुअल। तो एक्चुअल में मैं इंडिविजुअल ट्रेनिंग दिया करता था, ये जो अभी आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ मैं एज ए बैच मैंने अभी ये कोविड के टाइम पे ही शुरू किया, ठीक है ना। और उसके पीछे एक दूसरा ऑब्जेक्टिव था मेरा, जो मतलब मन करता है ठीक है कुछ अच्छा किया जाए, लोगों की जितनी परेशानियां हैं वो दूर की जाए, ऐसा कुछ मन था। और मेन मेरा ऑब्जेक्टिव भी यही कुछ कि ठीक है लोगों को एक मैट लैब से जो डर लगता है वो डर नहीं होना चाहिए, और लोग मैट लैब में थोड़े कंफर्टेबल फील करने चाहिए। बिकॉज मैटलैब शायद अभी आप इसका नाम जाने हैं, और मैं मैटलैब मैंने बताया कि मैटलैब को मैं 16-17 साल पहले से जानता हूं, तो लोग नाम भी नहीं जानते थे और नाम आने पर डर जाते थे कि यार क्या मैटलैब क्या चीज है ये, ऐसे एकदम अलग ही एक वो रहता था। तो मेरा एक वही ऑब्जेक्टिव था कि लोगों में इसका डर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और बड़ी आसान सी चीज है तो ये लोगों में आसानी से पहुंचनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा था, मैं एक इंडिविजुअल बंदे को पढ़ा रहा था, ठीक है ना। मैं यूएस में पढ़ा रहा था यहाँ पर, और मैंने जो इन लोगों को पढ़ाया है तो मैंने 25,000 से प्लस मैंने चार्ज किया है ना, ठीक है ना। ये एक बंदा मेरे को 25 से 30 हजार रुपये पे करता था, इंडिविजुअल को एक को मैं पढ़ाता था, जितना मेरे को ट्रेनिंग के एक बैच में आ रहा है उतना मेरे को एक बंदा देता था। लेकिन बात ये थी कि मेरे दिमाग में ये विचार आया कि मैं यार एक बंदे को पढ़ा रहा हूँ, मेरे को जो भी अमाउंट मिल रहा है ठीक है, उसी अमाउंट में अगर मैं 10 लोगों को पढ़ाता हूँ तो ठीक है मेरे को अमाउंट तो उतना ही मिला जो भी मेरे को पैसा मिलना था। लेकिन मैंने यहाँ पर एक बंदे की हेल्प की, और यहाँ पर मैं 10 पर्सन की हेल्प कर रहा हूँ। तो एक मतलब देखा जाए तो ह्यूमैनिटी के हिसाब से या उसके हिसाब से यहाँ पर मैं ज्यादा अच्छा काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। और दूसरा क्या था कि ये मॉडल है ये आपका यूएस के लिए फिजिबल है, ठीक है ना, बट इंडिया के लिए मॉडल ज्यादा फिजिबल है। ठीक है। तो मेरे को इंडिया के हिसाब से काम करना था, इंडिया के लोगों को थोड़ा फैसिलिटेट करना था कि नहीं यार अपने यहाँ के लोगों को, हम लोगों के लिए इतना कॉस्टली ट्रेनिंग नहीं अफेयर कर सकता, अफोर्ड कर सकते ऑब्वियसली। तो हमने कहा यार बैच में करते हैं तो सबके लिए फिजिबल हो जाएगा, तो दैट वाज द ऑब्जेक्टिव। तो हमने इस वजह से इस ट्रेनिंग की तरफ आगे कदम बढ़ाया, और फिर हमने लास्ट ईयर से ये ट्रेनिंग्स हैं वो मैंने कंटिन्यू किया, और इंडिविजुअल ट्रेनिंग मैंने ऑलमोस्ट बंद कर दिया, बिकॉज मेरे को टाइम उतना ही देना है, तो मैं इंडिविजुअल को फिर ट्रेनिंग नहीं देता। इंडिविजुअल्स को मैंने जैसे हेल्प किया है, स्पेशली उनके काम में मैंने किया है, बट अब हाल फिलहाल में खुद अपने काम में उलझा हुआ हूँ, इस वजह से इंडिविजुअल्स को मैं एंटरटेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये ट्रेनिंग है तो इसमें मल्टीपल लोगों को एटलीस्ट बेनिफिट हो रहा है, तो इस वजह से ये चालू है। तो यहाँ पर मैंने एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी है, इसमें भी मैंने ट्रेन किया बंदे को। उसके बाद 2019, तो आप देख रहे हैं साल दर साल चीजें बढ़ती जा रही हैं। 2019 में फिर मैंने ये यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न क्वींसलैंड है ऑस्ट्रेलिया, वहाँ का यूनिवर्सिटी था, तो यहाँ पर मैंने स्टूडेंट को असिस्ट किया। उसके ये मास का परफॉर्मेंस है आप देख सकते हैं। तो इसमें जो काम था वो नासा के डेटा पर था, नासा के डेटा को लेके हम काम कर रहे थे। तो वहां पर ये काम किया, तो आप देख सकते हैं पहली बार में क्या स्कोर आया, देन नेक्स्ट टाइम क्या स्कोर आया, नेक्स्ट टाइम क्या आया, नेक्स्ट टाइम क्या आया, ठीक है ना। तो मतलब स्कोर ऐसे बढ़ रहा था, ये ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस चल रहा था। तो एक अपने लिए भी अच्छा ये था कि चलो यार हम इस तरीके से गाइड कर रहे हैं सामने वाले को, इस तरीके से चीजें कर रहे हैं कि एटलीस्ट हम मतलब 100% के काफी करीब है। ये एकेडमिक्स था उसका, ठीक है ना। तो ये एक्चुअल में जो काम किए हुए थे वो थे। तो हमने 97% तक चीजें अचीव की। और इस यूनिवर्सिटी में एक्चुअली जो भी इसका कोर्स चलता है मैटलैब का, या जो भी इसमें काम होता है बेसिकली न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन टेक्निक्स में भी काम होता है, बहुत बहुत कुछ इसमें ऐसा काम चलता है। तो इसमें रिकॉर्ड है कि कभी भी 78%, जैसे 74 ये हुआ ना, ये स्टार्टिंग था। मतलब अगर मैं ऐसे ही कुछ भी समझा समझू कि ऐसे मैंने किया कुछ थोड़ा सा काम कर करा के, तो 78-80% मार्क्स इसमें स्कोर होना ही होना है, ठीक है ना। तो इसका तो हाई डिस्टिंक्शन मार्क्स इसमें बना था एक्चुअल में। तो उस समय भी ये भी एक अपने लिए बड़ा अचीवमेंट था कि एटलीस्ट हम उस लेवल का भी काम कर सकते हैं कि हम अदर यूनिवर्सिटीज में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उन्हें भी हम असिस्ट कर सकते हैं। तो ये एक वहाँ पर एक अचीवमेंट था कि ठीक है। उसके बाद मैंने कहा यार इसे थोड़ा सा जस्टिफाई भी किया जाए कि हमें मैटलैब आता है, वाकई आता है कि नहीं आता है, तो एग्जाम के जरिए भी हमें ऐसे करना चाहिए। तो फिर मैंने 2020 में फिर इसका आईआईटी मद्रास का जो एग्जाम एनपीटेल का जो होता है मैंने उसे दिया, तो उसके जरिए मैंने इसमें स्कोर भी अच्छा किया। तो ये भी एक हमने अचीवमेंट की उसमें सीरीज में डाल दिया कि चलो ठीक है ये भी कुछ अचीवमेंट है। उसके बाद 2020 में फिर हमने यहाँ पर एक अगेन अचीवमेंट किया,
ठीक है ना। तो ये बेसिकली एक कनाडा में स्टूडेंट पढ़ रहा था, इंडिया से ही है। तो एनआरआई हमसे काफी कांटेक्ट करते हैं इसके जरिए, अच्छा उन्हें अच्छा लगता है कि अपने इंडिया से कोई काम कर रहा है कुछ इस तरीके से, तो एनआरआई काफी कांटेक्ट करते हैं। तो ये कुछ एंजियोग्राफी का काम था, तो इसे हमने किया। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा अलग लग नहीं रहा होगा, आपको अगेन लग रहा होगा कि सर यहाँ पर अचीवमेंट क्या है, आप कनाडा के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। नहीं नहीं, ये तो हम ऑलरेडी पहले काफी अचीवमेंट ऐसे हमने कर लिए, इंटरनेशनल लेवल पे पढ़ा रहे थे। दैट वाज नॉट द अचीवमेंट, अचीवमेंट वाज लिटिल डिफरेंट। दैट इज आउट ऑफ मेमोरी, दिस इज द अचीवमेंट। ये मेरी लाइफ में पहली बार ऐसा मैसेज आया था कि मेरा सिस्टम आउट ऑफ मेमोरी हो गया। मतलब मेरे पास 1 TB हार्ड डिस्क है, उसके बाद वो आउट ऑफ मेमोरी हो गया। सो व्हाट इज दिस। तो इस मैसेज ने मेरे को वर्क स्पेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग दिया कि आपको वर्क स्पेस के साथ कैसे डील करना है, वर्क स्पेस कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस वजह से मैं वर्क स्पेस पर इतना आपको लेक्चर देता हूं। मैंने वो कहीं किताब से नहीं पढ़ा है, दैट इज माई एक्सपीरियंस। मैंने एक्सपीरियंस किया इस वर्क स्पेस के लिए, कितना हमने फिर स्ट्रगल किया। मतलब ऐसा होता था कि हमने प्रोग्राम को रन कर दिया, उसके बाद मैं अपने काम करने चला जाया करता था, मार्केट में चला गया, सामान लेके आ गया, सब कुछ आके फिर आके देखा, फिर ठीक है आधा प्रोग्राम रन किया, फिर एक वेरिएबल को हटाया इसमें से, फिर रन किया। मतलब आज प्रोग्राम रन करना शुरू किया, वो कल तक जाके खत्म होता था, ठीक है ना। तो कैसे हमने वर्क स्पेस को यूटिलाइज किया वो हमने वहां पर रियलाइज किया। तो इस वजह से मैं वर्क स्पेस के बारे में इतनी सारी कहानी दे पाता हूँ, वो इस वजह से ही आपको बता पाता हूँ। तो अगेन ये मेरी लाइफ में पहली बार ऐसा मैंने देखा था, तो मैंने इसे भी अपने अचीवमेंट में रखा कि नहीं यार ये भी मैंने नई चीज देखी है। मेरे को नहीं पहले पता था कि मेमोरी आउट ऑफ मेमोरी भी हो सकता है ऐसा, बट रैम एक्चुअल में ज्यादा यूजफुल है। आपकी मेमोरी हार्ड डिस्क से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। मेन जो मीनिंग है वो आपका रैम से है। तो रैम को हमें इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है। उसके बाद फिर 2021 में अगर बात की जाए, तो अभी मेरे को ADRD लैब है जो आगरा की DRDO का, तो उसमें भी मेरे को एक लेक्चर का मौका मिला। तो ऑब्वियसली सारी चीजें कहते हैं ना कि लाइन से जब ये चीजें होती हैं, जब आप ये सब करते हैं, तो यहाँ पर एक कम से कम 25 से 30 साइंटिस्ट बैठे हुए थे, उनके सामने मैंने अपना लेक्चर डिलीवर किया। ये बेसिकली वहाँ के डायरेक्टर हैं ADRD आगरा के। तो उन्होंने फिर मोमेंटो दे के स्वागत किया अपना, ठीक है ना। उसके बाद लेटेस्ट अगर 2022 की बात करें, तो ये नेक्स्ट मेरा कह सकते हैं कि एक एडिशनल, ऑब्वियसली IIT में लेक्चर देना इतना आसान काम नहीं है। तो ये वर्कशॉप मेरा है जो 22-23 तारीख को ही है अभी लेटेस्ट। तो ये आपका IIT मद्रास में है। तो IIT मद्रास में एक्चुअली मेरे को ये वर्कशॉप लेना है, ऑनलाइन ही रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई। उसके बाद बाकी मैंने बताया जैसे डिफरेंट साउथर्न क्वींसलैंड के यूनिवर्सिटी के लिए मैंने काफी, उनके स्टूडेंट्स हैं उनके साथ काफी काम किया। एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, ठीक है ना, साउथ कोरिया का इंस्टीट्यूट हो गया, बाकी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से, अभी रसिया से भी लोग मेरे कांटेक्ट में। तो और बाकी अपने यहाँ से इंडिया से ऑलमोस्ट सारे IIT से और NIT से लोग मेरे को कांटेक्ट करते हैं, ठीक है ना। बाकी मैं लाइव ट्रेनिंग प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। तो नाउ यू कैन गेट द आइडिया हाउ द थिंग्स आर चेंजिंग, ठीक है, कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया और धीमे धीमे, और मैंने इसमें टाइम नहीं दिया। आप यकीन मानिए, मैंने जो मैंने स्टार्ट किया मैटलैब 2004 में मैंने स्टार्ट किया, बट एक्चुअली रियली अगर कहा जाए तो मैं 2019 से काम शुरू किया, ठीक है ना। और 2021 की बात की जाए, अब मैं थोड़ा सा रेगुलरली काम कर रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर रेगुलरली काम कर रहा हूँ। बट यहाँ पर एक्चुअली जो इस दौरान का जो बीच में ये समय था, मैं वहां पर प्रोफेशनल नहीं था, यहाँ पर मैं प्रोफेशनल नहीं था। बट नाउ इन दिस ड्यूरेशन आई एम प्रोफेशनल, सो आई एम डूइंग वर्क इन प्रोफेशनली। तो जब मैं प्रोफेशनली कर रहा हूँ तो ठीक है, मैं फिर कुछ नई चीजें सीख भी रहा हूँ और नई चीजें लोगों को दे भी पा रहा हूँ, और उसका एक अलग। तो ऑब्वियसली आपको अपने काम के प्रति कहते हैं ना कि थोड़ा सा आपको डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। जब तक आप डेडिकेशन नहीं दिखाएंगे तो आप फिर आगे फर्दर उसमें नहीं कर सकते, कोई अट्रैक्शन होना चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो इसी वजह से मैं आपसे कह रहा था कि दिस इज नॉट अ 1 मंथ टास्क कि आप 1 महीने में चीजें सीख गए और उसके बाद फिर आप उन्हें इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। आपको हर रोज सीखना है। आपको एक मैंने टाइम टेबल दिया है कि 8 से 9:30 का टाइम है आपका मैटलैब के लिए। आप रियली इसमें कुछ करना चाह रहे हैं तो आप इस टाइम में मैटलैब ही प्रैक्टिस करें कुछ समय के लिए एटलीस्ट, ठीक है ना। या फिर आप इसे ऑल्टरनेट कर दें, या फिर हफ्ते में 2 दिन 4 दिन कुछ टाइम जरूर दें। मेरे साथ जो शुरू का टाइम गया, मैंने बताया 2004 से लेकर अगर 2019 तक का, 18 तक का जो टाइम कहूंगा, तो वो टाइम एक्चुअली ऐसा होता था कि मैंने मैटलैब, हो सकता है वो टाइम ही था एक्चुअल में लेंदी। मैंने पता चला कि 2 महीने मैंने मैटलैब ओपन ही नहीं किया,
4 महीने मैटलैब ओपन ही नहीं किया तो उसे आप क्या काउंट कर रहे हैं, ठीक है ना। वो टाइम तो ऐसे नहीं है, आपको रोजाना काम करना पड़ेगा कुछ ना कुछ नया, बिकॉज मैटलैब इतना वाइड हो गया है, बहुत वाइड हो गया है, 84 से है, ठीक है ना, मैटलैब 84 से चल रहा है, और डे बाई डे इतना बड़ा होता जा रहा है, और इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, और इसके मैथवर्क्स के अंदर जॉब भी काफी है। अगर आपको प्रोग्रामिंग में अगर आपका इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली यू कैन गो टू द मैथवर्क्स ऑल्सो, मैथवर्क्स में ही काफी अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है ना। तो काफी स्कोप है इसका, बाकी आपको रिसर्च में तो इसका काम करना ही करना है, वो सारी चीजें। तो ये मेरी तरफ से था,